एक दो बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ और जो लोग क्लास के उन्हें तो ठीक से याद भी होगी बात कि अगर आप इस बार भी पेपर को देखो ध्यान से तो वही जो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछने के पीछे तर्क भी था। एआईएफ को क्यों हम उन्होंने पूछा होगा, मेरे ख्याल से एक रीजन ये है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनविट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, उसमें टैक्स छूट दी जा रही है। शुद्ध शब्दों में अगर हम देखें तो 15-16 क्वेश्चन थे और जैसा मैं हमेशा कहूँ इन 15-16 क्वेश्चन में हमेशा आपके 12-13 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। आरबीआई जो भी पैसा प्रिंट करती है, आरबीआई पैसा प्रिंट करती है गवर्नमेंट के पास रखी सिक्योरिटी के बिहाफ पर। लीगल टेंडर का कंसेप्ट क्या है? जी, आप सबका स्वागत है और हम बात करेंगे कि अभी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में क्या क्या उसका सही आंसर है। और हालांकि इससे पहले हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ें, एक दो बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ और जो लोग क्लास के उन्हें तो ठीक से याद भी होगी बात कि अगर आप इस बार भी पेपर को देखो ध्यान से तो वही जो एक कॉमन चीज़ देखिए, आज हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो ये पैसिव डिस्कशन नहीं है कि सिर्फ आपको बता दिया ये उत्तर था और ये आंसर था। ये भी एक उद्देश्य है कि जो लोग सुन रहे हैं यहाँ या ऑनलाइन वो आगे भी इस पर लाभान्वित हो सके। अगर आप पेपर को ध्यान से देखोगे तो एक जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ क्लास में वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही बार साल दर साल, कि जिसको ना फास्ट एंड स्लो थिंकिंग। मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुक्का है, अब मैंने ऐसे कुछ दिखाया तो आपको लगा कि मुक्का मारने की बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग ने पहले ही कंक्लूजन बना दिया कि मुक्का मारने की बात हो रही है और उसी के हिसाब से आप सोच रहे हो, बजाय ये सोचने की भाई क्लास थी इसमें मुक्का दिखाने का क्या तुक था। वहीं जब मैं आपसे कहूँ कि 272 गुणे 385, तो आप ऐसा नहीं सोचते कि अरे मुझे तो 272 का पहाड़ा आता ही नहीं है, अरे मुझे तो 385 का पहाड़ा आता नहीं है। आपको ये मालूम है मुझे 5 का पहाड़ा आता है, 8 का आता है, 3 का आता है, उससे मैं निकाल लूंगा। ये इसको स्लो थिंकिंग बोलते हैं। ये बाकायदा पूरी इसकी थ्योरी है, उस पर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इसको मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूँ। जिसको ये समझ में आ गई बात उसके लिए प्रिलिम्स आसान था। हर एक सब्जेक्ट में मैं अक्रॉस द सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। अगर आपने सोचा रहे मुझे 385 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है तो फिर तो मेरा सवाल है ही नहीं ये, तो उसको दिक्कत है। लेकिन अगर जिसने ये ध्यान दिया खचा रुको एक एक के देखते हैं, 5 का पहाड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 का आ रहा है कि नहीं, और उससे कुछ निकल रहा है कि नहीं। तो इस बार भी अच्छा इकोनॉमी के क्वेश्चन हर साल की तरह इस साल भी आसान ही थे संभव। और अब ये थोड़ा कहना बुरा लगेगा कि क्लास में सीधे सीधे यही एग्जाम्पल थे, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल मैं देता रहा हूँ क्लास में कि देखिए याद होगा कि 120 रुपये इतना है प्राप्ति है, इतना व्यय है, और ये अच्छा तरीका है, यही सही तरीका भी है, ये अच्छी बात है। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे देखे यूपीएससी थोड़ा इवॉल्व कर गई है। और बजाय इससे आपसे पूछा जाए कि राजस्व प्राप्ति का फॉर्मूला क्या है, एक आंकड़ा दे दिया बताओ जरा कितना निकल के आया, उससे अनुप्रयोग समझ में आता है। कुल अगर मैं हालांकि इसमें यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं। रेल वाले क्वेश्चन को साइंस टेक्नोलॉजी में रख दिया गया, हालांकि वो भारतीय रेल प्लान मैं क्लास में बताया भी हूँ संरचना में कि 2030 का है वो, उसमें ये उद्देश्य है, कवच क्या है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी शुद्ध शब्दों में अगर हम देखें तो 15-16 क्वेश्चन थे और जैसा मैं हमेशा कहूँ इन 15-16 क्वेश्चन में हमेशा आपके 12-13 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी जो है आपका एक फोटे होता है हमेशा प्रीलिम्स में। क्लासरूम में भले अच्छा ना लगे लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में यही विषय हमेशा आपको लगता है कि हाँ ये बचा रहा है आपको। अगर आपके 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सही रहे, ऐसे 2-3 विषय में आप पकड़ ले गए, तो फिर वही बात है, कट ऑफ इस बार भी वही जाएगा 85-90 के बीच में औसतन। कोई 80 से 85 कहे, कोई 85 से 90 कहे, अलग अलग वो, लेकिन मोटा मोटा मुझे लग रहा है वही 45-47 क्वेश्चन के आसपास जाना चाहिए।
जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है, जाहिर सी बात हो चाहेंगे गेस करना भी कि वो कहाँ खड़े हैं, पर जो लोग आगे के लिए सोच रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा कि देखिए क्वेश्चन बाकायदा एनसीईआरटी तक में दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें लिस्ट में से जो आपके एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, और इसलिए फिर वही लाइन की एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई, बच्चों द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बहुत कुछ है अगर आप उसको ठीक से पढ़ें तो कुछ चीजें हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा मानूंगा कि इसको मैं डिफिकल्टी लेवल में कह सकता हूं कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट था, वो भी आसान होता अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तो। अगर हम क्वेश्चन पे आए तो जैसे ये पहला क्वेश्चन ही था, इसको मैं हमेशा क्लास में पहले ही शुरुआती क्लासेस में ही इसका एग्जांपल देता हूँ कि हेज फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटल किसे कहते हैं, क्योंकि पूंजी जब तक आप नहीं समझोगे आप अर्थव्यवस्था, पूंजी जब भी आप कहीं निवेश करते हो, जब भी कहीं निवेश करते हो तो दो चीजें होती हैं निवेश में। आप एक तो देखते हो प्रतिफल कितना है, प्रॉफिट कितना है, और दूसरा जोखिम कितना है। आप मुझे बताओ एक गरीब मास्टर को निवेश कहां करना चाहिए, जिसमें जोखिम ज्यादा हो या कम हो? कम हो। लेकिन अब मेरे पास ठीक ठाक पैसा आ जाए तब कहां निवेश करना चाहिए? जहां जोखिम ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेट, मैंने इसलिए पहले क्लास में, शुरुआती क्लासेस में बताता हूं इस चीज को कि देखिए निवेश क्या होता है, पूंजी क्या होती है, पूंजी के प्रकार क्या होते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड उनको कहा जाता है जहां पर मैं एक विकल्प के तौर पर देख रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने कहीं पैसा लगाया, वहां से कुछ प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से मैं अब रिस्की चीजों में लगाऊंगा, इसको बोलते हैं हेजिंग, और ऐसे निवेश को हेज फंड कहा जाता है। वेंचर कैपिटल कहते हैं जब आप किसी नए कंपनी में पैसा लगा रहे हो, जो स्टार्टअप है, नई कंपनी, उसमें पैसा लगा तो उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो ये दोनों अल्टरनेट फंड हुए कि नहीं? बॉन्ड होता है जब आप किसी को ऋण दे रहे हो, इसलिए अगर जो लोग क्लास में ध्यान होगा, मैंने शुरुआती क्लास में हमेशा पहले दूसरी क्लास में इसकी बात होती है कि या तो आप ऋण से पैसा पा सकते हो या तो स्टॉक मार्केट से पैसा पा सकते हो, मतलब संपत्ति देकर पैसा पा सकते हो। तो बॉन्ड जो है, जब आपने ऋण दिया, बॉन्ड सबसे सेफ माना जाता है, सबसे कम रिस्क बॉन्ड में है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क स्टॉक में है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हेज फंड में है। हेज फंड कहा जाता है जब आप, अब जैसे मुझे विजय माल्या, मेरे पास 100 रुपए है तो मैं पहले सबसे पहले सरकारी प्रतिभूति खरीदूंगा, उससे 6-7 रुपए कमाऊंगा, उस 6-7 रुपए से टाटा का शेयर खरीदूंगा, फिर उससे जो पैसा कमाऊंगा तब विजय माल्या वाला शेयर खरीदूंगा। आएगा तो बढ़िया आएगा, जाएगा तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट से गया है। इसको हेजिंग कहते हैं। उसमें से फिर कुछ पैसा मैं लगाऊंगा किसी नए स्टार्टअप में। ये जो आपका नया स्टार्टअप आया है, मान लीजिए आजकल एआई पे बहुत सारी स्टार्टअप आ रहे हैं, ड्रोन पे बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, इनमें पैसा लगाना चाहूंगा। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि एक हमने विकल्प के तौर पर उसको देखा, ये हमारा मेन वो नहीं है। तो एआईएफ की परिभाषा यही होती है कि वो फंड जो एक विकल्प के तौर पे देखा जाए। और इसलिए मैं फिर कहूंगा कि जो जिन्होंने क्लास में ध्यान सुना उनको लिए आसान रहा होगा ये बात, क्योंकि हम बात, निवेश का मतलब ही यही है कि आप पहले जोखिम कम रखें, जिसको बीटा फैक्टर भी बोलते हैं। अल्फा फैक्टर का मतलब प्रॉफिट होता है, बीटा फैक्टर मतलब जोखिम होता है। जोखिम आप कम रखें, और जब आपके पास ठीक ठाक पैसा हो जाता है तब आप थोड़ा जोखिम लेते हैं, कि थोड़ा जोखिम लेके देखते हैं। अब इस जोखिम से कैसा मुनाफा, कैसा नुकसान, उसके बेसिस पे आप अगला जोखिम डिसाइड करते हो। तो इनको हम बोलते हैं एआईएफ, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो जनरली वेंचर कैपिटल जो है, हेज फंड जो है, या आपने रियल स्टेट में पैसा लगाया, रियल स्टेट का जो पैसा है, जिसमें आपने एक शब्द जिनको ध्यान होगा आप अक्सर सुनते हो, इनविट है, रीट है, ये जो ये है, ये सब क्या हो गए? आपके एआईएफ हो गए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाएगा? बॉन्ड आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, हेज फंड जो है आपका एआईएफ है, जोखिम पूंजी या वेंचर कैपिटल आपका एआईएफ है। सो जहां भी जोखिम ज्यादा हो वो आपका पहला निवेश नहीं होता। इसीलिए जो लोग क्लास में उनको ध्यान होगा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि बॉस पहले आप रहने की व्यवस्था कर दो, तब बाकी चीजें देखी जाती हैं। पहले आपके पास एक अपना व्यवस्था हो जाती है, जब आपकी व्यवस्था, मुख्य व्यवस्था हो गई, तब आप सोचते हो कि इन सब चीजों पे भी काम किया जाए ताकि प्रॉफिट्स बढ़ाए जाए। क्योंकि आप सिर्फ रूटीन 6-7% का प्रॉफिट लेके अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए हेजिंग करनी पड़ेगी, एक रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क अपनी मूलभूत पूंजी पे नहीं लिया जाता। इसीलिए उसको हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, एआईएफ। तो सवाल सीधा सीधा था, इनफैक्ट थोड़ा सा ब्रैगिंग सा साउंड करेगा, बट क्लासरूम नोट से है। अगर आप देखें कि हाँ एआईएफ जो है क्या होता है, एआईएफ कहेंगे जिस यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। तो प्रतिरक्षा निधियां, हेज फंड्स, हाँ, जोखिम पूंजी, हाँ। तो इसमें से कौन से?
केवल दो, दो ऐसे हैं जो वैकल्पिक हैं और दो ऐसे हैं जो मुख्य हैं। ऐसे कुछ और वैकल्पिक फंड में आता है इनविट्स, जो आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि इनविट्स पे भी टैक्स में थोड़ी छूट भी दी जा रही है ताकि अवसंरचना विकास को हम तीव्र कर सकें। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछने के पीछे तर्क भी था। एआईएफ को क्यों हम उन्होंने पूछा होगा, मेरे ख्याल से एक रीजन ये है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनविट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, उसमें टैक्स छूट दी जा रही है। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड इनविट्स में लगा रहे हो तो उसमें छूट दी जा रही है। तो क्वेश्चन यही यूपीएससी का स्टाइल भी है। मैं, अगर जिन लोगों को याद होगा करंट अफेयर्स में बात करते समय मैंने कहा भी था कि ये फैंसी करंट अफेयर्स में मत जाइए, इसके पीछे की तह में क्या है कंसेप्ट, उस पर ध्यान लगाइए। यूपीएससी वहां सवाल पूछती है, ये मत सोचिए फैंसी कंसेप्ट पूछेगी, वो तह क्या है, क्या चीज है। इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है इंपॉर्टेंट है। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आती है तो जो लोग विशेषकर आगे वाले सालों के लिए देख रहे हैं, क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये आखिर की चीज क्यों की जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट फंड्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, और कोई क्यों आएगा इन्वेस्टमेंट फंड में अगर हम उन्हें कुछ रियायत नहीं देंगे। तो अवसंरचना विकास को तीव्र करने के लिए भारत में इनविट्स, रीट्स जैसे म्यूचुअल फंड विकल्पों में जो एआईएफ है वहां पर तमाम तरह की छूट दी जा रही। तो उन्होंने बैकग्राउंड में जाके पूछा कि एआईएफ होता क्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है सिमिलर नेचर पे पहले भी, इसलिए पीवाई का महत्व। इस बार देखिए आरबीआई ने अभी तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है, 2.78 लाख करोड़ रुपए। जो अगर जिनको क्लास में हुआ बजट में मैंने आपको बताया था कि अकेले जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में तो आरबीआई अकेले 3 लाख पे बैठा हुआ है। सो 2.78 लाख करोड़ का डिविडेंड था आरबीआई का। आरबीआई जो शुद्ध मुनाफा होता है वो सरकार को डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में देती है। तो उन्होंने पूछा था आरबीआई के स्रोत क्या होते हैं, और जो अगर क्लास में जो बच्चे रहे, मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने ये आंकड़ा 20 बार बोला है और हमेशा कहता रहता हूं कि भाई आरबीआई बॉन्ड से ही उतना पैसा कमाती है जो उसके कुल खर्चे का 7 गुना है। ये पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आरबीआई बॉन्ड से अकेले प्रतिभूतियां खरीद बेच के उतना पैसा कमा लेती है जो उसके कुल खर्चे का लगभग 7 गुना है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो उन्होंने सवाल, ये अच्छा सवाल था, मैं इसको अच्छा सवाल कहूंगा कि अब इस सवाल में भी ध्यान से अगर आप देखते तो देखिए सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय तो आरबीआई का मुख्य स्रोत है ही है। मैं फिर कहूंगा, मैंने इसलिए क्लास जिन यहीं पे शायद क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में इस बात को कई बार आपको चिन्हित भी किया है कि बॉस बॉन्ड आरबीआई का नहीं होता, बॉन्ड सरकार का होता है। कर्जा सरकार लेती है, अगर आरबीआई अपने पास भी बॉन्ड रखेगी तो भी उसको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि सरकार फिर ब्याज उसे देगी। तो जो है सरकारी जो भी बॉन्ड्स का खरीद बेच उससे आरबीआई पैसा कमाती है, वो उसका बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा जो भी विदेशी मुद्रा, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई विदेशी मुद्रा का भंडारण का काम करती है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे दूसरे देश की विदेशी मुद्रा रखनी है तो मैं कैश में रखूं या बॉन्ड खरीदूं उस देश का? बॉन्ड खरीदूंगा, कैश में क्यों रखूंगा? वहां से भी प्रॉफिट होता है। तो विदेशी मुद्रा के खरीद बेच से भी जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू घटी बढ़ी, उससे भी पैसा आ रहा है, या उसमें निवेश किया उससे भी पैसा आ रहा है। तो दूसरा भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हो सकता है आपको 385 का पहाड़ा ना याद हो, लेकिन 5 का याद है ना। आरबीआई पेंशन का काम नहीं करती, इसके लिए अलग से संस्था है पीएफआरडीए। तो एक आपको मिला है लीड की नहीं। अब जरा देखिए यहां पर, अगर आपको ये लीड मिल गई कि तीसरा तो नहीं है तो 2 तो कट ही गए, 2 गए, आ गए 50% प्रोबेबिलिटी पे, 50% प्रोबेबिलिटी पे आप आ गए। अब तीसरा जो है, और ये मैं इसको अच्छा बोलूंगा, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, मैंने क्लास में भी बोला है और आरबीआई की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है कि एक 500 रुपए की नोट बनाने में 2.75 रुपए लगते हैं आरबीआई को। 2.75 रुपए, सीनियरेज बोलते हैं इसको। 2.75 रुपए आरबीआई का लगता है, बाकी तो उसका प्रॉफिट जा रहा है कि नहीं। नोटों के मुद्रण और प्रिंटिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह को अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया पूछा, क्योंकि सीबीडीसी को बनाने के पीछे का तर्क आरबीआई ने यही दिया है कि सीबीडीसी बनाने से वो 2.75 रुपए वाला खर्चा भी कम हो जाएगा, ताकि जो नोटों को प्रिंटिंग और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी। ये आरबीआई का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है, और सीबीडीसी के समय बात करते समय उसकी बात भी की गई कि सीबीडीसी बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे ये खर्चा कम हो जाएगा। तो ये भी इसका स्रोत हुआ। तो इसमें जो है अगर आप देखें तो जब ए और बी, डी में ही ऑप्शन है, तो आंसर हुआ इसका डी। इस क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों को डिफिकल्टी आई होगी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, अच्छा क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन में अगर किसी ने गलती की तो मैं उसको मान रहा हूं कि ये हो सकती है, संभावना थी, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। पर हाँ, अगर आपको बी और सी में आपने ऑप्शन लगाया है तब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है। अगर ए और डी में आउट हुए हैं आप, तो वो आउट क्षम्य है। कुछ अच्छी बॉल पे लोग आउट होते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। अगर आपने बी और सी आंसर लगाया तो मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं है। ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान आखिरी नहीं है, अभी तो शुरुआत है, इसके बाद बहुत सारी और चीजें हैं। अगर आपने बी और सी में आंसर लगाया था तो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी थोड़ी है नहीं। अगर आपका आंसर ए या डी में से है, डी सही आंसर है, पर मैं यहाँ पे इस डिस्कशन का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको आगे के लिए भी हेल्प हो सके। अगर आपने ए और डी में से कुछ भी लगाया तो भी ठीक है, चलाऊं है। आंसर डी है, क्योंकि जनरली तीसरे पॉइंट को आप इग्नोर कर देते हो। इसको आरबीआई के प्रॉफिट्स में इसको माना जाता है कि हाँ, आरबीआई जो नोटों का मुद्रण और सर्कुलेशन करती है, चाहे नोट हो चाहे करेंसी हो, दोनों से उसको प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर हुआ डी। इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट मानूंगा, क्वेश्चन को अगर मैं रेट करूंगा तो मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकता हूं। आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको। मैं इस डिस्कशन को सिर्फ पैसिव डिस्कशन नहीं बनाना चाहता कि अगर आपका आंसर बी और सी है तो फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अभी। अगर ए या डी में से कुछ है तो ठीक है। जी सर। आरबीआई जो भी पैसा प्रिंट करती है, आरबीआई पैसा प्रिंट करती है गवर्नमेंट के पास रखी सिक्योरिटी के बिहाफ पर। लीगल टेंडर का कंसेप्ट क्या है? लीगल टेंडर का कंसेप्ट ये है कि आरबीआई जो है, सरकार पैसा देगी उसके बिहाफ पर, पहले सोना देती थी, फिर उन्होंने जो भी प्रतिभूति देगी उसके बिहाफ पे पैसा प्रिंट करेगी। अब जो पैसा प्रिंट हुआ उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू आई, उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है और जो भी पैसा को प्रिंट करने में वैल्यू निकली, उसके बीच का जो अंतर है वो आरबीआई का मुनाफा है। वो आरबीआई का मुनाफा है, क्योंकि वो एसेट जो है, अगर आप देखो तो मान लीजिए 500 रुपए की नोट मैंने गवर्नमेंट के द्वारा दी गई प्रतिभूति के प्रिंट अगेंस्ट प्रिंट किया है, तो जो भी पैसा प्रिंट हुआ है उसमें जो उसकी फेस वैल्यू है और जो उसमें मुझे खर्चा आया है मेंटेनेंस वगैरह मिला के, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आरबीआई का प्रॉफिट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसको किसी ने पांचवे को ध्यान नहीं दिया तो चलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान रहा हूं, लेकिन हाँ, ये अगर आपने ध्यान से देखा होता न्यूज को तो वहां पे दिखा होता है कि हाँ, आरबीआई कॉलम बनाती है, यही कॉलम होता है कि इतना प्रॉफिट यहां से, इतना प्रॉफिट यहां से। इसके अलावा और भी स्रोत है आरबीआई के पास जिसके माध्यम से वो पैसा कमाती है। आई होप बात स्पष्ट रही। तो आंसर हुआ डी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा न्यूज से जुड़ा हुआ है, हालांकि इसको आप चाहे तो इन्वायरमेंट में भी कह सकते थे, पर पिछले कुछ दिनों में आप जानते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत बात हुई और फिर एक रिपोर्ट शुरू हुई। इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे ने भी किया हुआ है, और इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट दस्तावेज हमेशा रहता है। हर कंपनी को, जो लिस्टेड कंपनी का मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो भी जो शुरू के 1000 कंपनी है, सभी को नहीं, जो टॉप 1000 कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में भी करीब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो करीब 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो उसमें से जो टॉप 1000 कंपनी है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सीएसआर के लिए के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए उत्तरदायित्व क्या है उनका, पर्यावरण का उत्तरदायित्व क्या है, और सामाजिक उत्तरदायित्व को कैसे निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत ये कहा जाता है कि हर कंपनी का ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि वो समाज को लौटाए। वहां से कंसेप्ट आया सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसी के अंतर्गत आप बात करते हो कि कॉर्पोरेट जगत की इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि वो अपना पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, और साथ ही कितना एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कितना एथिकल है। तो इसको हम कहते हैं कि जो है, इसको BRSR रिपोर्ट के रूप में कहा जाता है कि उनका व्यवसायिक उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी का मतलब कितना पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। ये गाइडलाइन पिछले कई वर्षों से प्रभावी है और 2019 के बाद से, स्पेशली जब पेरिस अधिवेशन हुआ उसके बाद से इसका महत्व और बढ़ गया है। पहले शुरुआत में अगर आप 2022 में देखें तो 2022 में 250 कंपनियों के लिए किया गया कि जो टॉप 250 कंपनी है वो अनिवार्य रूप से रिपोर्ट देंगी, और बाद में ये 1000 कंपनियों के लिए कर दिया गया। पर ये करता कौन है? सेबी। अब देखिए, है वही स्लो थिंकिंग फास्ट थिंकिंग की बात है।
लिस्टेड कंपनी का आरबीआई से क्या लेना देना? आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम फाइनेंशियल है। लिस्टेड कंपनीज का आरबीआई से क्या? लिस्टेड कंपनी में कौन अगर कंपनियां लिस्टेड है तो उस पर गाइडलाइन किसकी रहेगी? सेबी की। कैच मिला कि नहीं? अगर आपने ध्यान से देखा होता क्वेश्चन को तो वही कैच दिखता आपको, कैच दिखता। हालांकि मैं मान रहा हूं कि हो सकता है कि आपने इसको रूटीन डिस्कशंस में, पर्यावरण में भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे में हर साल जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर होता है उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ इस बात हर बार दे देते हैं। हर इकोनॉमिक सर्वे में पर्यावरण वाले चैप्टर के लास्ट में एक बीएस जो आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, बीआरएसआर रिपोर्ट जिसको बोलते हो, उसका जिक्र होता है कि हाँ ये कंपनियां कर रही हैं, इतना इतना इनका डेटाबेस है। तो क्वेश्चन सिंपल रखा है इन्होंने। क्वेश्चन सिंपल इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट इन्होंने लिखा आरबीआई करता है। आरबीआई कैसे कुछ लेना देना? रिपोर्ट कौन करता है? सेबी करेगा। ये काम सेबी का होगा। लिस्टेड कंपनियों पर नियंत्रण किसका होगा? सेबी का। सो ये काम सेबी करती है, तो उस लिहाज से स्टेटमेंट एक गलत हुआ। और ये रिपोर्ट किस चीज का है? सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण के उत्तरदायित्व का, सामाजिक उत्तरदायित्व का और बिजनेस एथिक्स का। तो ये वित्तीय है, गैर वित्तीय है? गैर वित्तीय। ये वित्त की बात तो नहीं कर रहा ना, ये गैर वित्तीय चीजों की बात कर रहा है कि भाई आप पर्यावरण के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, आप जो है समाज के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, कितना एथिकल बिजनेस कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं बीआरएसआर रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट कौन सा? केवल दो। आंसर हुआ बी। अब ये क्वेश्चन में बता रहा है कि क्यों आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना चाहिए, और एक फेयर शेयर है। पीटी में भी, मेंस में भी इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने, और सिर्फ सिनॉप्सिस भी पढ़ लेंगे तो भी चलता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए, उससे आपको चीजें मिलती है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें केवल दो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे पीवाईक्यू का लाभ मिलता है। बीआरएसआर रिपोर्ट ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इधर उधर क्वेश्चन करने के बजाय पहले पीवाईक्यू करिए। बीआरएसआर रिपोर्ट वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं मेंस में। अगर आपने मेंस से क्वेश्चन पीवाईक्यू देखे होते तो आपको आसान होता कि हाँ ये है। इसलिए कम से कम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू जरूर देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के, और ये क्या चीज़ है से जुड़ी क्या खबर है, तो आपको एक एंकर मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ये पूछा गया ऑलरेडी। और मेरे ख्याल से बीएसआर रिपोर्ट उन्होंने, मजेदार बात है कि चौथे पेपर में पूछा है, एथिक्स वाले पेपर में, क्योंकि बिजनेस एथिक्स से जुड़ा हुआ है। ताकि सिलेबस देखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चौथे पेपर में दिया हुआ है, अगर आप सिलेबस ध्यान से देखें तो पहले। तो वो जो है ऑलरेडी इससे जुड़ी हुई चीज पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं इसको आसान कह रहा हूं कि जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ठीक से देखा होगा उनके लिए तुलनात्मक रूप से आसान था। पर ये क्वेश्चन वो था कि या तो आपको आता था तो नहीं आता था। तर्क यहाँ पे काम कर रहा है कि भाई नाम से पता चल रहा है कि कौन सी रिपोर्ट है ये, व्यवसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट। तो ये नॉन गैर वित्तीय है कि नहीं? लेकिन वही है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। पर ये रिपोर्ट से भी जारी करता, ना कि आरबीआई। और ये भी है कि सभी कंपनियों के लिए नहीं है, फिलहाल 1000 कंपनियों के लिए है, 1000 लिस्टेड कंपनियों के लिए, इन्होंने सभी के लिए लिखा हुआ है। आंसर इसका हुआ बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप जानते हो कि हालांकि चलिया कमेटी ने भी बात की थी, जब इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट की बात आई थी तब सदन में सवाल उठा था कि क्यों ना एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन्स टैक्स में रखा जाए। कैपिटल गेन्स टैक्स जो हमारे यहाँ लगता है उसमें एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट के रूप में नहीं देखते। मतलब अगर आपने कृषि योग्य जमीन खरीदी है और उसके मूल्य में वृद्धि हुई तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जब अभी हमने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया था तो उसके बजट डिस्कशन में बात आई भी थी कि हाँ भाई क्यों ना हम एग्रीकल्चरल, क्योंकि आप जानते हो राजा चलिया समिति फिर केलकर समिति, दोनों ही बड़ी समितियां जो कर सुधारों में रही हैं, दोनों ने बात कही थी कि एग्रीकल्चरल लैंड को हम थोड़ा टैक्स के दायरे में लाएं। ये राज्य का विषय है, आप जानते हो, और यहाँ पर जरूरी हो गया है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को टैक्स दायरे में लाएं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। मकान के ऊपर लगेगा, सोने के ऊपर लगेगा, आप स्टॉक मार्केट में चीजें खरीदते हो उस पर लगेगा। आप जानते हो कैपिटल गेन्स टैक्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है, लेकिन ये एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं लगता है।
तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा था। हाँ, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज किया है। कृषि में जो कृषि संबंधी आय होती है वो इनकम टैक्स दायरे के बाहर है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज जितनी भी हैं, जितनी भी अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं, सहायक गतिविधियां होती हैं, उन पर कर लगता है, वो टैक्स दायरे के बाहर नहीं है। तो मान लीजिए आप कोई पोल्ट्री चला रहे हो, आप ऊन का कल्टीवेशन कर रहे हो, आप और कोई लकड़ी का काम कर रहे हो, जो भी कृषि संबंधी गतिविधि है, इन सभी गतिविधियों पर कर लगता है अगर ये कर के दायरे में आती हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने पूछा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलापों से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो सहायक गतिविधियां हैं, सहायक गतिविधियां हैं, उन पर जो है कर लगता है। इनफैक्ट मैं फिर कहूंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने कितने ठीक से किया है, क्योंकि पिछले ही साल अभी इन्होंने एक चीज और पूछी थी एग्रीकल्चर स्टोरेज को लेकर, और वो भी खबर इसी पे जुड़ी हुई थी कि एग्रीकल्चर स्टोरेज इनकम पर टैक्स लगाया जाए कि ना लगाया जाए। तो जितनी भी कृषि संबंधी गतिविधियां होती हैं उन पर हम कर छूट नहीं देते हैं, जो मूल कृषि गतिविधि उस पर कर छूट होता है। तो कृषि संबंधी गतिविधियों पर कर छूट नहीं है, ये स्पष्ट है। तो इस लिहाज से जो है स्टेटमेंट 1 या कथन जो है एक सही है। कथन 2 कह रहा है भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। सो कथन एक गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कर से छूट प्राप्त है, वो गलत है। क्योंकि जो कृषि संबंधी गतिविधियां होती हैं, अलाइड एक्टिविटीज जो हैं, उस पर टैक्स लगता है। तो कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। तो ए क्या कह रहा है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है? नहीं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है? नहीं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही है? नहीं। और डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, तो डी ठीक। अब यहां पर भी अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बाकी कुछ तो नहीं, पर सेकंड स्टेटमेंट तो ज्यादातर लोगों को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल गेन्स नहीं लगता। ये तो अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को आप जान रहे हो कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो भी आपको एक एंकर तो मिल ही रहा है ना थोड़ा बहुत कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। पर ये अच्छी बात है कि इन्होंने और चूंकि सदन में इस पर डिस्कशन हुआ था, बातें हुई थी और चर्चा भी हुई, आपके न्यूज़पेपर में भी आया, फरवरी के आसपास में आपको दिखेगा भी न्यूज़पेपर में, इस बातें भी हुई कि हाँ भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अब देर सवेर एग्रीकल्चर को भी एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल गेन्स टैक्स में लाना पड़ेगा। नहीं तो हम देख रहे हैं कि उसका लगातार मिसयूज हो रहा है, उसके से टैक्स अवॉइडेंस बहुत हो रहा है। सो कर की चोरी हो रही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो आंसर हुआ इसका डी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हालांकि इस क्वेश्चन को अब ये एक द्वंद्व था, इस क्वेश्चन को कहाँ रखें, ज्योग्राफी में रखें, इकोनॉमी में रखें। मेरा मानना था कि इसी बहाने कम से कम मैं बता पाऊंगा कि भाई मिनरल वगैरह पढ़ना चाहिए आपको, नो। खनन और उत्खनन एक बड़ी गतिविधि है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगर हम बात करें, लगभग आपके कुल जीवीए का 2 से 2.5% इससे आ रहा होता है मोटा मोटा। तो अगर हम देखें तो भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। ये भी नया डेवलपमेंट है, करंट अफेयर से सभी को आइडिया होना चाहिए था इसमें। इस क्वेश्चन में कैच कहां था? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, संसद ने भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। अब ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके पूरी मारामारी यही है। हमें चाइना की तरफ देखना पड़ रहा है, अभी हमने लैटिन अमेरिकी देशों से सहयोग मांगा है क्योंकि हमारे पास 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल नहीं है। और जो लोग करंट अफेयर्स में होंगे उनको ध्यान आ रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि 12 में से 6 को डिलिस्ट किया गया है एटॉमिक को। तो अगर ये 6 को डिलिस्ट किया गया तो उसका कुछ पर्पस होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि देखिए बॉस, कई लोग विशेषकर जो ऑनलाइन है उनसे भी कहना चाहूंगा, इकोनॉमी का मतलब सिर्फ मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति नहीं होता, ये सब भी इसका हिस्सा। मैंने क्लास में बाकायदा इसकी बात की है कि खनन उत्खनन में जो 12 एटॉमिक जो रिजर्व थे उसमें से 6 को डिलिस्ट किया गया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। और हमारी समस्या ही कि हमारे पास 30 के 30 नहीं है।
अगर होते तो फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। तो हमारे पास चूंकि सारे क्रिटिकल मिनरल्स नहीं, इसलिए हमें लगातार संपर्क में बने रहना है ताकि हमें क्रिटिकल मिनरल्स उपलब्ध हो पाए। और वो एक रीजन है कि हम क्यों सेंट्रल एशिया से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वो एक रीजन है कि क्यों हम लैटिन अमेरिकन देशों से अपने द्विपक्षीय समझौते तेज कर रहे हैं, कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। ये डिसाइड करेंगे आगे वाली जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सबको। तो ऐसे में अगर आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि गलत है, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब इसको आसानी कहेंगे फिर। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि अब देखिए यहाँ पे यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब इसको क्वेश्चन देख के मैं सोचेगा 350 का पढ़ा मुझे आता ही नहीं है। पहले देखें तो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या पता कहीं कोई लिंक मिल रहा हो, कहीं कोई लिंक मिल रहा हो। एक लिंक मिला मुझे कि हाँ अच्छा, बाकी ये तो खैर न्यूज थी ही कि लास्ट ईयर जो है आपका खान और खनन जो अधिनियम है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 का, उसको अमेंड किया गया था। इससे पहले 2015 में भी अमेंड हो चुका है। और फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व है। 2017 के पीटी में क्वेश्चन आ चुका है मिनरल फाउंडेशन के ऊपर, मिनरल फाउंडेशन के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा होता तो आपको पता होता कि हाँ खानन खनन एक्ट होता है, इसमें ये है। 2023 में हमने जो अमेंडमेंट किया है उसमें जो मुख्य बात है जिसकी जरूरत भी है वो ये कि अब प्राइवेट सेक्टर खनिज अन्वेषण में आ सकते हैं। और इसीलिए पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा पीटी में कि खनिज अन्वेषण किस प्रकार की गतिविधि है, खोजना किस प्रकार की गतिविधि, वो तृतीय गतिविधि हुई। आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हूं, इसलिए बार बार उन्होंने खनिज भारत के लिए, कृषि है, खनिज है, ये इस समय हमारी सबसे निर्णायक चीजें हैं। सबसे निर्णायक चीजों में आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने गोकुल मिशन पे पूछा क्वेश्चन, बाकायदा मैंने क्लास में उसको बताया भी गोकुल मिशन क्या, क्यों महत्व है, इंडिजिनस काउस को क्यों हमें ध्यान, वो महत्व है। तो कुछ चीजें आपको चिन्हित होती हैं और आप देखोगे कि क्वेश्चन यहाँ भी दिख रहा होता है, स्टेट में भी दिख रहा होता है। अब गोकुल मिशन उत्तराखंड ने पूछा है, यूपी पीसीएस ने पूछा है, वो पहले पूछ चुके हैं। इसलिए बार बार ये बहुत जरूरी कि अपने चीजों को पढ़ें और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ठीक से करें। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा एंकर मिल रहा होता है कि हाँ ये सवाल इसलिए पूछा गया, ये इसका महत्व है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बाकी तो छोड़िए, अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि नहीं सभी अति आवश्यक खनिज भारत में उपलब्ध नहीं है, भारत में उपलब्ध नहीं है, और वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। पर हाँ ये अब देखिए यहां से फायदा क्या है, अब आपको चाहिए ये कि जो खनिज सुरक्षा भागीदारी है जिसको आप बोलते हो ना मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसमें करीब यूरोपियन यूनियन भी है, 17 कुल मिला के हैं, वो आपको अब यहाँ पे एक नोट बना लेना चाहिए, अपना आपकी जानकारी में रहना चाहिए माइन मिनरल्स को लेकर के। हाँ भाई ये चीजें हैं, ये डेवलपमेंट है, इसका क्यों किया जा रहा है। तो ये जो है मैं इसको फिर भी कहूंगा कि और यहाँ पे देखिए कितना आसानी से किया भी है। इसमें कोशिश है कि हम प्राइवेट सेक्टर को मिनरल्स में ला रहे हैं, क्योंकि मिनरल के मामले में सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो आता है उसकी अन्वेषण का, खोजने का कि हाँ मिनरल निकल पाएगा कि नहीं, निकलेगा तो लाभकारी होगा कि नहीं। इसमें सरकार की हाथ तंग है, हमारी जो एजेंसीज हैं वो लिमिटेड हैं। इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को कंपोजिट कहा जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट साथ में आएंगे, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया है कि आप इन अन्वेषण में आइए। इसमें से 6 बड़े, टाइटेनियम को मिलाते हुए, टाइटेनियम भी, अब टाइटेनियम अब जब आप बता रहे हो कि आप एप्पल इंडिया में बनाना चाह रहे हो तो टाइटेनियम आपको चाहिए होगा कि नहीं। सो हमें टाइटेनियम जैसी चीजों को भी हमने जो पहले रिजर्व थी एटॉमिक लिस्ट में उसको हमने डिलिस्ट किया है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। तो आपको चाहिए भी कि जो है आपको 2023 का जो अमेंडमेंट उसकी मुख्य बातें, हालांकि मेन 65 पीटी 65 दोनों में था, ये दोनों में इसका जिक्र है कि हाँ ये क्या चीज़ है और इसमें क्या बात है। तो 30 जो हमारे मिनरल्स हैं वो नहीं है और वही कैच था। मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कहूंगा, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसका डेटा से कुछ लेना देना था। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतना तो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि हाँ भाई क्रिटिकल मिनरल को लेकर बड़ी मारामारी है। इसलिए 76,000 करोड़ का हम अलग से स्पेशल पैकेज लेके आए हैं कि आप आओ इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाओ तो हम यही खरीद लेंगे। क्षेत्र जिसको आप मानो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव बोल रहे हो, डीएलआई कहा जाता है उसको, 76,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज है। तो ये जो है आपका आंसर हुआ। इसमें जो है क्या हुआ, केवल जो है पहला सही है और तीसरा सही है, तो सी आंसर हुआ। यहाँ पे क्रोनोलॉजी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, सी इसका आंसर है।
अब देखिए ये क्वेश्चन तो फिर मैं कहूंगा क्लास में कितनी बार इस पे बात हो चुकी होगी कि कहाँ रिस्क ज्यादा होता है, कर्जा लिया उसमें ज्यादा रिस्क है, कर्जा बॉन्ड निवेश में ज्यादा रिस्क होता है या स्टॉक में? स्टॉक में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों का अपेक्षाकृत जोखिम कम होता है। तो बात तो सही है, बात सही है। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक स्वामी होते हैं। ये भी सीधी सीधी बात है। मैं फिर कहूंगा कि आई होप मैं ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन तीसरी चौथी क्लास में इसकी बात करते हैं कि क्यों जरूरी समझना कि बॉन्ड क्या है, स्टॉक क्या है, कैसे काम करता है। तो जो बॉन्ड का मतलब, तो बॉन्ड या डिबेंचर का मतलब आपने कर्जा लिया, स्टॉक का मतलब, शेयर का मतलब आपने स्वामित्व दिया है। स्वामित्व में दोनों का लाभ दोनों का नुकसान। बॉन्ड में चाहे लाभ हो या नुकसान आपको उतना पैसा देना ही है, तो जोखिम बॉन्ड में कम हो गया। हाँ, बॉन्ड में आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। अच्छा आप मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक है, मैं और आप मिलके कंपनी खोल रहे हैं, हमने इनसे कर्जा लिया है, तो पहले किसको सेटल करेंगे, कर्जे को, ये आपस में बांट लेंगे मुनाफा? तीसरा स्टेटमेंट देखिए, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा में प्राथमिकता दी जाती है। बेसिक स्टेटमेंट हो गया कि नहीं? और इसलिए मैंने क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल भी दिए आपसे कि अगर आपको ध्यान हो कि हाँ देखिए भाई, पहले आप कर्जा निपटाओगे ना, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब कर्जा निपटा देते हैं, जो भी उस समय का स्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, इंटरेस्ट, और अगर कोई मूलधन है तो मूलधन, जैसे मान लीजिए मैंने बॉन्ड लिया तो हो सकता है इंटरेस्ट दे रहा हूँ या मूलधन दे रहा हूँ, उसको देने के बाद जो बचता है उसको हम मुनाफे में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वरीयता किसको मिली? बॉन्ड धारक को। सो हमेशा बॉन्ड धारक को वरीयता मिलती है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा तीसरा दोनों उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? कथन 2 और 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ए, ठीक। जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, उनको थोड़ा अपने कंसेप्ट पे काम करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपकी इकोनॉमिक्स कमजोर है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन ये बताते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चीजों को लेकर कितनी है। विषय देखिए, एक बात होती है कि आपने विषय को ये अच्छी बात है, कम से कम मेरे विषय में, बाकी विषय का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे विषय में मैं साल दर साल देख रहा हूं कि बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत व्यवहारिक प्रश्न, और यही सही तरीका भी है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। एक बार उन्होंने डिबेंचर लिखा तो मैं मानता कि थोड़ा मुश्किल हो गया। बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें प्रॉफिट ज्यादा या कम, किसको वरीयता देंगे, ये सब कुछ बेसिक बातें। इसलिए मैं क्लासेस में हमेशा कोशिश करता हूँ कि पहले इन सब चीज़ों को समझ लिया जाए शुरुआती क्लासेस में, तब आया जाए मुद्दे पे, भाई जीडीपी ये होता है, भला ये होता है। मतलब आप जीडीपी की बात कर रहे हो और आपको यही बेसिक भी समझ नहीं है कि बॉन्ड स्टॉक क्या, तो वो उस पर थोड़ी, उसमें करना कुछ नहीं होता। आजकल बहुत आसान है। आप जो है एनसीईआरटी ने भी चीज़ों को दिया हुआ है, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी उसमें भी है। प्लस आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, आईएमएफ का बैक टू बेसिक्स करके एक बड़ा अच्छा सीरीज चलता है आईएमएफ के द्वारा, जहाँ पे बेसिक शब्दावलियों को बताते हैं कि बॉन्ड क्या है, स्टॉक क्या, वो और वो बड़े इंटरैक्टिव फॉर्मेट में बताया जाता है। आप उसको भी, बट हाँ ये शब्द, अगर ये क्वेश्चन आप में ये को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो मानिए कि थोड़ा भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें और काम करना चाहिए। पर अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन कहूंगा कि अच्छा क्वेश्चन था एक तरीके से। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं में के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। मतलब स्टेटमेंट अपने आप में, हम बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं पर इतनी बड़ी भी नहीं है, हमारे यहाँ एफडीआई ज्यादा आ रहा है, एफडीआई ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब पैसा बाहर का ज्यादा आ रहा है ना। ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा बोल रहे हैं कि हम कहीं ज्यादा पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं, कि बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है मतलब बाहर का निवेश ज्यादा आ रहा है, ना कि हम बाहर ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद अंश, ऐसा नहीं है, उल्टा है, बल्कि उल्टा है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसलिए आपका एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है। एफपीआई तो ऊपर नीचे होता रहता है, वो अलग बात है, इसलिए मैं आपको बताया। अब एफडीआई एफपीआई की परिभाषा आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि एफडीआई एफपीआई को लेकर अरविंद मायाराम समिति क्या कहती है, 10% का जो ब्रैकेट है कि 10% क्या है, कैसे। तो एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है इंडिया में लगातार,
एफडीआई इनफ्लो, इसीलिए आपको ध्यान होगा लाइटर नोट पे मैंने बोला भी था एफडीआई का मतलब विवाह होता है इत्यादि इत्यादि। एफडीआई लगातार बढ़ रहा है इंडिया में, और एफडीआई का बढ़ना मतलब ये कि निवेश आपके यहाँ बढ़ रहा है, तो आपका स्टेक थोड़ा बढ़ रहा है दुनिया में, लोगों का स्टेक आपकी इकोनॉमी में बढ़ा। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, बेस बढ़ा है, इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। यहां तक कि उसने एक समय में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है उसको एशिया के बिगेस्ट स्टॉक मार्केट में हम मानते हैं। उसमें भी विदेशी निवेश बहुत होता है हांगकांग में भी। लेकिन हाँ, ये बात लॉजिकल लग सकती है कि हाँ, हांगकांग को एक आध बार, हांगकांग और टैपी दोनों को हमने पीछे छोड़ा था बीच में, जब हम अपने अच्छे दिनों में थे। और उसी समय जो लोग क्लास में होंगे उनको मैंने एक टर्म दिया था और कहा भी था, बल्कि एक आध एग्जाम्पल भी दिया था कि मार्केट फ्रॉथ कर रहा है। माधवीपुरी बुच जो उस समय सेबी की प्रमुख थी, उन्होंने स्पेशली कहा था, फ्रॉथिंग का मतलब क्या होता है, जब एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो शेयर की वैल्यू बढ़ने लगती है। ऐसे में छोटे निवेशक को इसमें उलझना नहीं चाहिए। छोटे निवेशक उलझेंगे तो वो जो है बड़ी मछलियों को खा जाएंगी, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, 1% देके आप सौदा खरीदते हो, फिर एक समय के बाद आपको उसको सेल करना होता है। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भार आ गया छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। तो बाकायदा माधवीपुरी बुच ने, और जो लोग क्लास में उनको ध्यान भी होगा, मैंने एग्जाम्पल था, और इसको फ्रॉथिंग बोलते हैं, बल्कि क्लास में कहा भी था कि ये समय समय नहीं है निवेश करने का। फ्रॉथिंग उस सिचुएशन को कहा जाता है जब एकदम से मार्केट में बहुत तेजी से उछाल आने लगे, और ऐसे में छोटे निवेशक को ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। ये माधवीपुरी बुच कई बार बोल चुके पिछले एक साल में। हालांकि माधवीपुरी बुच खुद विक्टिम होगी, बात अलग है, आप जानते हैं उनके ऊपर कुछ बातें आई, वो खुद विक्टिम हो गई ऐसे एक मामले की, शॉर्ट पोजीशनिंग में, हाइडेलबर्ग रिपोर्ट में। लेकिन ठीक है, वो अलग बात हो गई। पर सेबी प्रमुख होने की हैसियत से उन्होंने कई बार आगाह किया। तो तीसरा स्टेटमेंट देखिए, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिम को चेतावनी देनी है, इस विषय में पंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने हेतु कोई नियामक निकाय नहीं। ऐसा होगा, संभव है? सो सेबी खुद, सेबी का, बल्कि अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी का अपना एक तरीका है। इस बार जो नए हमारे सेबी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बात कही है इन्वेस्टर्स चार्टर की, जिस पे हम काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स चार्टर क्या होने वाला है कि आने वाले कुछ समय में जो बाजार में निवेश कर रहे हैं, स्टॉक बाजार में, उनको लेकर उनके, क्योंकि सेबी का प्रमुख उद्देश्य है निवेशकों का, क्योंकि पूरा कारोबार विश्वास का है। जब तक निवेशक ठगे में नहीं जाएंगे तब तक लोग बाजार में पैसा लगाते रहेंगे, और बाजार में पैसा लगाते रहेंगे तो व्यवस्था को पैसा मिलता रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को लेकर एक इन्वेस्टर चार्टर बनाए जाने की बात कही जा रही है। हो सकता है इस साल या अगले साल आ भी जाए वो। तो क्वेश्चन, इन्वेस्टर चार्टर नहीं पूछा उन्होंने, उन्हें क्वेश्चन क्या पूछा कि कोई नहीं, उसके लिए कोई उनका केयर टेकर ही नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सेबी का सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव में से रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन है, जो छोटे निवेशक है। क्योंकि जो इन्वेस्टर तीन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें झुनझुनवाला आए, माहेश्वरी आए, ये बड़े लोग हैं, ये, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। इनका नाम सेबी के लिस्ट में होता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ये सीधे 100 करोड़ 200, ये चिल्लर नहीं लगाते, ये 100 करोड़ 200 500 करोड़ ये लगाते हैं, ये, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। फिर एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कम से कम एक कंपनी के आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा का लगा रहा हो। फिर आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो किसी भी कंपनी का 35% आईपीओ का हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर का होता है। उनका पैसा सेफ होना सबसे अधिक प्राथमिकता होती है सेबी की, और ये कह रहे हैं उन्हीं के लिए कोई निर्णय वो नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो जाहिर सी बात है गलत है, ये तो कॉमन सेंस भी कहता है कि सेबी बार बार रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर वो बात कर रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो फिर जरा देखिए बचा क्या। अब इसको आप डिफिकल्ट कहेंगे, और तीसरा स्टेटमेंट कॉमन सेंस है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि न्यूज पढ़िए, न्यूज को समझिए, बजाय इसके आप मुझे बताओ इकोनॉमिक्स में लोग डेटा याद कर रहे हैं 6,780 करोड़, कहां दिखा, एक भी क्वेश्चन दिखा डेटा का? अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, ये बहुत जरूरी है। विशेषकर जो लोग आगामी परीक्षाओं के लिए भी देख रहे होंगे, उनके लिए एनर्जी वेस्ट मत करिए। आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां पे एंकर की तरह काम करेगा। अब इसमें पूरे में वो धागा कहाँ मिल रहा है? तीसरे में। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बाजार का जोखिम है उसके लिए हमारे पास कोई नियामक ना हो। सेबी के प्रमुख कार्यों में से उसको कहा जाता है।
सेबी के और चूंकि बात इन्वेस्टमेंट चार्टर की थी तो न्यूज़पेपर में भी था, करंट अफेयर्स में भी लिखा गया कि इन्वेस्टमेंट चार्टर की बात हो रही है कि एक इन्वेस्टर चार्टर बनाया जाए ताकि निवेशकों को, छोटे निवेशकों के क्योंकि हो क्या रहा है आजकल स्टॉक मार्केट में एक बड़ी चुनौती दिख रही है कि छोटे निवेशक मैनिपुलेट हो रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं लग रहा पर वो मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। इसलिए दो बातें हुई हैं, यहीं पे थोड़ा सा आपको बताऊं, एफपीआई इनफ्लो इंडिया में कम हो गया है क्योंकि हमने क्लास में एग्जांपल भी दिया था मॉरिशस का कि मैं अपनी कंपनी से पैसा घुमा रहा हूं। अब मान लीजिए मैं अपनी कंपनी हूं, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने के बजाय मैंने प्रॉफिट दिखाया मॉरिशस में, उसी मॉरिशस वाली पैसे से मैंने इंडिया में अपनी कंपनी का शेयर खरीद लिया और शेयर की वैल्यू बढ़ी तो बाकी को लगा रही है तो ग्राफ में ऊपर चल रहा है इसको खरीद लो, और जब एक पॉइंट तक बढ़ी तो इस बार एक चीज बड़ी अजीब दिखाई पड़ी कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने के मालिकों ने खुद अपना हिस्सा बेचा है, मतलब जानबूझ के शेयर की वैल्यू बढ़ाई गई है और उसके बाद अपना हिस्सा बेच के वहां भी प्रॉफिट कमाया है। अब ऐसे छोटे निवेशक कंफ्यूज हो रहे हैं, वो फंस रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े निधन हो गया उनका, भी बड़े निवेशक रहे हैं, बहुत बड़े निवेशक, अंदाजा लग गया होगा आपको। उनकी एक कंपनी का शेयर 2000 तक प्रोडिक्ट हो गया था, अभी फिलहाल 400-450 पर। साफ साफ दिख रहा है कुछ हुआ है, फ्रॉथ हुआ है कुछ। ऐसे में बहुत जरूरी था कि हम इन चीजों पे ध्यान दें, पर हाँ स्टॉक मार्केट इंडिया का रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसका मैच्योर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। अब यहाँ से देखिए जो लोग आगे ध्यान रख रहे हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए, वैसे भी अंदाजा होना चाहिए, मेरा मानना ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि अब इंडिया को बहुत जरूरत है कि अपने डेट मार्केट को ठीक करे, कि लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा, छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट में जहां पे जोखिम कम है भले मुनाफा लिमिटेड है। तो ये सब बातें चल रही जो इन्वेस्टमेंट चार्टर में आएंगी। जी सर। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प, जितने भी इक्विटी ऑप्शन ऑक्शनिंग हुई है, जितने भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उसमें भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है। ये तब होगा जब भारत के लोग देश दुनिया में पैसा लगा रहे होंगे, भारत के लोग देश दुनिया में पैसा लगा, जबकि उल्टा है। हम नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन देखें अगर अपनी, तो क्या है, माइनस में है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस, भुगतान संतुलन में नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन। सो भारत की जो नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो निगेटिव है, मतलब बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ ज्यादा पैसा लगाया हुआ है और हमारे लोगों ने बाहर कम पैसा लगाया हुआ है, हमारे लोगों ने बाहर कम पैसा लगाया हुआ, उस लिहाज से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक। और वैसे भी इस क्वेश्चन में अगर तीसरा आपको स्पष्ट था तो क्वेश्चन जो है, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अधिक बृहद अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। लेकिन अब यहां पर जब हम बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट जब नहीं है तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा, केवल एक और दो, केवल एक और दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है जिससे वृद्धि दिखाई पड़ी है, वो ये कह रहे हैं। हालांकि ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें अगर हम इक्विटी विकल्पों में जाएं, पूरी दुनिया में इक्विटी विकल्पों पे जाएं, तो ऐसा नहीं कि इंडिया का इक्विटी स्टेक पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो आपको सहसा अतिवृद्धि दिखाई पड़ रही है, एकाएक जो इन्वेस्टमेंट इंडियन कॉर्पोरेट्स का बढ़ा है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास विकल्प नहीं था कोई, क्योंकि तीसरा अगर गलत है तो फिर ऑप्शन बचा क्या, 1 और 2। हालांकि पहला स्टेटमेंट थोड़ा उस लिहाज से लूज स्टेटमेंट था, इंग्लिश में ठीक जा रहा है, अगर आप इंग्लिश वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ठीक जाएगा, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा लूज दिखाई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया ने बूम, इंग्लिश में शब्द आया है बूम, बूम विटनेस किया। बूम कहते हैं जब आपकी प्रगति की दर बढ़ जाए, बूम शब्द कहा जाता है जब प्रगति की दर बढ़ती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने कहीं 100 रुपया लगाया, आपने 1000 रुपया लगाया, मैंने 110 रुपये लगाया, आपने 1050 रुपये लगाया, जरा सब समझिएगा। मैंने 100 रुपये लगाया, आपने 1000 रुपये लगाया, ठीक। मैंने अब 100 से 110 लगाया तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 10। आपने 1000 से 1050 लगाया तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, काफी कम तुलना में। इसको बूम कहेंगे, 100 वाले को, 100 वाले को बूम कहेंगे। तो बूम प्रतिशतता में होता है। तो इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टेक है, इक्विटी का स्टेक है, उसमें बूम विटनेस हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि भारत ने भी बूम विटनेस किया है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स में। तो इंडिया जो है
अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जितने भी इक्विटी विकल्प आए हैं उसमें इंडिया ने बूम विटनेस किया है। हिंदी में लिख रहे हैं सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। अतिवृद्धि यहाँ मतलब मात्रात्मक दिख रही है, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा है हमें। यहाँ पे अंग्रेजी वाला शब्द जो है वो बूम है, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि बूम को एक विटनेस कर रहा है इंडिया। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, हमने हांगकांग को भी छोड़ा और जापान को भी छोड़ा फॉर एक छोटे समय के लिए। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। मैं फिर कहूंगा कि क्वेश्चन पहला दूसरे स्टेटमेंट का था भी नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी का था कि आपको तीसरा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसको ये समझ नहीं थी कि वो इस क्वेश्चन को रीडिजाइन नहीं कर पाता। वो देखना ही चाह रहा था कि आपको ये बात सही पता है कि नहीं कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए हमने क्या क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की है या क्या विकल्प रखे हैं। तो इसका आंसर हुआ ए। आई होप बात स्पष्ट हो रही है आपको। आंसर हुआ ए, क्योंकि बूम तो है, बूम तो है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण के तौर पे ये दे रहा हूँ कि जो इंडिया का नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो अभी भी निगेटिव है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि हमारे के लोगों ने बाहर निवेश ज्यादा किया है बट बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ कम निवेश किया, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे जो लोग हैं बाहर जो निवेश कर उसमें वृद्धि हुई प्रतिशतता में, जो वृद्धि दर है वो प्रतिशतता में बढ़ी है। तो आंसर हुआ इसका ए। अब ये तो क्वेश्चन आसान था, इसमें तो खैर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि पूंजी, आप जानते हो कि बजट में दो चीजें होती हैं, प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियों में कौन कौन सी हो गई, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। बाकायदा क्लास में लाइन लिखी भी है कि पूंजीगत प्राप्ति का मतलब भी क्या होता है, जिससे कोई लाइबिलिटी बन रही हो। और तीन चीजें होती हैं, आपको याद हो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, एक तो रिकवरी ऑफ लोन, ये एक तो रिकवरी ऑफ लोन होता है, दूसरा किसी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, और तीसरा जो है डेट बोरोइंग। सो अगर आप कर्जा ले रहे हो या जो किसी भी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई प्राप्ति हो रही है और आपने कभी कोई लोन दिया था उसकी रिकवरी हुई है, वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति हो गई। और मैंने क्लास में बाकायदा लिखा भी इसको कि लोन पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, लोन पे जो ब्याज मिलेगा वो राजस्व प्राप्ति होगी। बात क्लियर है कि नहीं। लोन मैंने आपको कभी दिया था वो वापस मिल गया, वो पूंजीगत प्राप्ति होती है, लेकिन उस पर आपको ब्याज मिले वो क्या होगा, वो राजस्व प्राप्ति होगी, वो आपका एक मुनाफा है एक तरह से। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का अंतर यही होता है, वो प्राप्ति जिससे कोई देयता बन रही हो, लाइबिलिटी बन रही हो, या वो प्राप्ति जिसमें लाइबिलिटी नहीं बन रही हो। जिसमें लाइबिलिटी नहीं बनती उसको आप रेवेन्यू रिसीट्स या राजस्व प्राप्ति बोलते हो, और जिसमें लाइबिलिटी बन रही हो तो उसको पूंजीगत प्राप्ति बोलते हो। तो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि पूंजीगत प्राप्ति देयताओं का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्ति में कमी लाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और इसलिए हमने बाकायदा कहा भी कि पूंजीगत प्राप्तियों को कम होना चाहिए, पूंजीगत व्यय को अधिक होना चाहिए। राजस्व प्राप्तियों को अधिक होना चाहिए, राजस्व व्यय को कम होना चाहिए। याद आया। तो पूंजीगत प्राप्तियां देयताओं का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं, स्टेटमेंट सही है। अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो आई मस्ट से कि उसको ये चैप्टर दोबारा से ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल फुल टॉस बॉल था। इसको गलत होने का मतलब अभी थोड़ा सा आपको इकोनॉमी में और पॉलिश करने की जरूरत है। फिर तो पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स किसको बोलेंगे, जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हो या हमारी परिसंपत्तियों को कम करो। तो उसमें उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो बाकायदा लिस्ट ही है। अगर बजट में आपको याद होगा 3 लिस्ट थी, उसमें से ये उधार प्राप्तियां और विनिवेश क्या पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयताओं का सृजन करती है, नहीं। जो ब्याज है वो क्या है, आय है। जो ऋणों पे ब्याज अब मिल रहा है वो आय है, वो राजस्व प्राप्ति है। कैसी, कर राजस्व प्राप्ति है, गैर कर, गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति। तो बाकायदा ये तो क्लास में लिस्ट बनाई हुई है इसकी, सीधे सीधे आपको क्लासरूम नोट्स मिले, कई बार हमने इसको किया भी है कि हाँ एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो इसमें तो कहने का मतलब ही नहीं है, और सीधा सीधा एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ बाकायदा एग्जाम्पल के साथ, चार्ट भी बना हुआ उसमें। तो ये जो है आपका 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है ना। आई होप इस क्वेश्चन में तो समय नहीं लगना चाहिए। आंसर क्या हुआ फिर, डी। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयताओं का सृजन, नहीं, तीसरा गलत हो गया। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयताओं का सृजन नहीं करता, ये क्या है, आय का सृजन करता है, ये लायबिलिटी नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है। तो ए और पहला और दूसरा सही, तो आंसर हुआ ए। ठीक। और वैसे भी
अगर इसको भी देखें तो एलिमिनेशन हो रहा है इसमें, थर्ड पे एलिमिनेशन, पर ये आसान क्वेश्चन है, इसमें तो एलिमिनेशन की गुंजाइश की जरूरत भी नहीं थी, पर फिर भी एलिमिनेट हो रहा है थर्ड से। सो आंसर हुआ ए। बात क्लियर है? देखिए ये भी मैं कहना चाहूंगा, चलिए सौभाग्य से हुआ भी कि बहुत उत्सुकता में भी चीजें गलत हो सकती हैं कई बार, उस समय थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हाँ ये तो पक्का पक्का पता था, इसमें ऐसा भी ना हो कि ऐसा होता है कि आप जानते हुए भी गलत कराते हो। तो इसमें बिल्कुल पेन पेंसिल के साथ होना चाहिए कि हाँ ये सही, ये सही, ये सही, और फिर ये आंसर है, कंक्लूजन है। तो आंसर हुआ ए। ठीक, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इस बार, और मैं मानता हूँ कि ऐसे ही पूछे ज्यादा ठीक है, बल्कि इनको तो अब ये चाहिए मौद्रिक नीति वगैरह भी ऐसे ही पूछे, है ना। मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय, आप जानते हो कि हम बजट में 4 प्रकार के घाटे की बात करते हैं। पहला जिसको आप बोलते हो राजकोषीय घाटा, दूसरा जिसको आप बोलते हो राजस्व घाटा, तीसरा जिसको आप बोलते हो प्रभावी राजस्व घाटा, और चौथा जिसको बोलते हो प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब कुल व्यय माइनस कुल बिना ऋण वाली प्राप्तियां। राजस्व घाटा का मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब राजस्व घाटा माइनस परिसंपत्ति के सृजन हेतु दिया राजस्व व्यय। और प्राथमिक घाटा का मतलब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ये 4 तो बहुत बेसिक बातें हैं, तो उसको अप्लाई करना था आपका कि मान लीजिए सरकार का राजस्व व्यय 80,000 करोड़ है। मैं इसको लिखूं या बात स्पष्ट है यहीं पे? अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैथ्स है तो मैथ्स आते ही पेंसिल आ जानी चाहिए हाथ में। 80,000 करोड़ क्या है? राजस्व व्यय है, और बी राजस्व प्राप्ति कितना है? 60,000। तो मतलब राजस्व घाटा कितना? 20,000 करोड़। सरकारी बजट 10,000 करोड़ रुपए का उधार ग्रहण, आप जानते हो यही तो आपका राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा वही तो जो उधार ले रहे हो। तो 10,000 करोड़ का उधार ग्रहण कर रहा है, और 6,000 करोड़ की ब्याज अदायगी राजस्व व्यय में कर रहा है। 6,000 करोड़ की ब्याज अदायगी। तो अब मुझे बताओ राजस्व घाटा 20,000 करोड़, ये सही है कि गलत है? सही है, ये स्टेटमेंट सही है। राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ का, ये सही गलत है? सही है, क्योंकि 10,000 रुपए 10,000 करोड़ दिखाया इन्होंने। आप जानते हो कि यही तो होता है राजकोषीय घाटा, जो कर्जा ले रही है सरकार। राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ सही है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो 4,000 करोड़ जो है प्राथमिक घाटा है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर किसी का, मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको अपना इकोनॉमी भी ठीक करना चाहिए और सी साइड भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि फिर इसका मतलब सी साइड में भी कुछ दिक्कत हुई होगी उसको। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा, ये सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का। मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं ये सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का, जहां पर आपने हिंट भी दे दिया। अगर आप ध्यान से देखो 4,000 करोड़ लिख के हिंट भी आ रहा है कि आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, अगर उस समय ना याद आ रहा हो तो, कि हाँ प्राथमिक घाटा होता क्या है। तो ये जो है मैं इसको फिर कहूंगा कि हाँ, अगर बात स्पष्ट रही तो ऑल द 3 डी आंसर हुआ इसका। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना। किसी देश का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ है, इसमें गैर ऋण सृजक प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। किसी देश का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों, इसमें कौन कौन सी बातें आ गई? जो रिकवरी ऑफ द लोन है या डिसइन्वेस्टमेंट है, उससे जो पैसा लिया है, मतलब राजकोषीय घाटे वाले नहीं। तो राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, के माध्यम से प्राप्तियां 10,000 करोड़ है। उस देश की ब्याज देता है 1,500 करोड़ है। तो सकल प्राथमिक घाटा कितना हुआ? प्राथमिक घाटा ही पूछ रहे हैं भी फिर से, अब एक तरह से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्राथमिक घाटा कितना हुआ फिर? 50,000 माइनस 1,500, इसको भी मतलब डेटा दिया हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं था। हा? हाँ वो, क्योंकि वो राजकोषीय घाटा आपका कितना? 50,000। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, वो आपका प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, तो आंसर कितना हो गया? और वैसे भी क्वेश्चन देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, प्राथमिक घाटा तो ये तो हो ही नहीं सकता, उससे ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं।
तो ये क्वेश्चन फिर भी कहूंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि प्राथमिक घाटा पे 2 सवाल पूछ लिए बैक टू बैक। ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन हाँ ठीक है, कोई नहीं। पर यहाँ पे उन्होंने फिर वही स्पष्टता देखी है कि आपको बात स्पष्ट हो रही कि नहीं, कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। अच्छा, जो लोग क्लास में, उनको ध्यान होगा मैंने बात की है कि क्यों ब्याज अदायगी बड़ा सरदर्द होता जा रहा है। इस बार हमारा राजकोषीय घाटा 16 लाख करोड़ का है, जिसमें से 12 लाख करोड़ तो हम ब्याज अदायगी कर रहे हैं। प्राथमिक घाटा महज 4 लाख करोड़ है, जीडीपी का लगभग 0.8% भी नहीं। जबकि हम अगर हमें फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ पे जाना है, याद एनके सिंह कमेटी याद है, अगर हमें फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ पे जाना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राथमिक घाटे को और संयोजित करें और कोशिश करें कि ब्याज अदायगी को तेजी से निपटाएं। इसलिए मैंने क्लास में आपको कहा भी था। अब ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अब भारत इस समय उस स्थिति में है जहां पर अभी मैंने आपसे कहा कि डेट मार्केट हम बढ़ाएं अपना। अगर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने वाले ज़्यादा मिल जाएं तो हमें सस्ते में लोन मिलेगा, तो सरकार सस्ते में लोन लेके जो महंगे लोन लिए हैं पीछे उसको निपटाए। ये नई स्ट्रेटेजी हम अपनाने वाले हैं। इसीलिए आरडीजी अकाउंट का महत्व है। आप जानते हो आरडीजी अकाउंट के माध्यम से छोटे छोटे निवेशक भी सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन आएंगे आने वाले समय में, ये आपको दिखेंगे भी कि आरडीजी अकाउंट हम प्रमोट करते हैं तो सरकार को ज़्यादा आसानी से कर्जा मिलेगा, मतलब उसको सस्ते ब्याज दर पे कर्जा मिल जाएगा। अगर सस्ते ब्याज दर पे कर्जा मिलेगा तो हमें जो महंगे ब्याज दर वाले कर्जे इनको निपटा पाएंगे। मनमोहन सिंह ने ये प्राथमिक घाटा कंसेप्ट शुरू किया था 1994 में, कि जो हमने महंगा ब्याज लिया हुआ 7% 8% वाला, 6-7% पे वो अमाउंट लेके उसको सेटल करें ताकि हमारा ये जो है प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा का जो अंतर है वो कम हो। तो ये मोटा मोटा बात रही कि क्या आशय है। तो ये तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड था जी सर। तो फिर हो ही नहीं सकता था, ऋण सजग में तो फिर ये आता ना, राजकोषीय घाटा ही तो ऋण सजग होता है। तो या तो ये 50,000 होता है या तो 10,000 होता है। वो उन्होंने लिखा है इसलिए ताकि आपको स्पष्टता। तो इस बार राजस्व प्राप्ति इस क्लास में, हाँ इसमें क्वेश्चन ये हो सकता था कि राजस्व प्राप्ति फिर कितनी हुई, 50,000 प्लस 10,000, ये कुल राजस्व प्राप्त, सॉरी पूंजीगत प्राप्ति हुई। 50,000 प्लस 10,000, ये 60,000 करोड़ क्या होगा पूंजीगत प्राप्ति। क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति में यही 3 चीजें आती हैं, जो गैर ऋण वाली पूंजीगत प्राप्ति होती है और ऋण वाली पूंजीगत प्राप्ति, तो वो आपका 60,000 हो जाता। बात स्पष्ट है? तो इसका आंसर हुआ 48,500 करोड़ ए। किसी को कंफ्यूजन इसमें? ये तो खैर स्टेट जी सर। अब देखिए ये क्वेश्चन अब पिछले साल मेंस में आया, पिछले साल मेंस में क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल प्रीलिम्स में पूछा है, इस बार फिर। और क्लास में हमने से बात भी की है, बाकायदा डिस्कशन किया कि एनके सिंह कमेटी क्या, 15वें वित्त आयोग को क्या, 15वें वित्त आयोग ने क्या क्या बातें कही थी। वित्त आयोग करता क्या है आप जानते हो, 280 के अंतर्गत क्या करता है, एक तो राज्यों और केंद्र के बीच में कितना बंटवारा होगा और राज्यों के बीच में बंटवारा कैसा होगा। 15वां वित्त आयोग उन्होंने पिछली बार प्रीलिम्स में भी पूछा है, जिसमें पूछा है पिछली बार या उसके पिछले एक साल, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट पिछले 2 वर्षों में एक साल आया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है। तो राज्यों के बीच में जो क्षैतिज वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें एनके सिंह समिति ने 2-3 चीजें ऐड की थी। पहला तो एक तो आय दूरी है ही है, जनसंख्या है ही है, इसके अलावा जो पहले फॉरेस्ट कवर था इस बार फॉरेस्ट कवर प्लस इकोलॉजी कर दिया था, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट ऐड किया था, और जो 1971 वाली जनसंख्या उसको हटा के जनसांख्यिकी प्रदर्शन या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ऐड किया था। ये हमने क्लास में बात की इसकी डिटेल में, कितना परसेंटेज है, 45% उसका, 15% एरिया का है ना, जो है 12.5% जनसांख्यिकी प्रदर्शन का है, 15% पॉपुलेशन का है, इसके अलावा 2.5% जो है टैक्स एफर्ट का है। पर इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा कैच है वो क्या है, आप जानते हो राज्यों के बीच में वितरण कितना है, 41। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो ये नहीं, अब और क्या चाहते हैं आप। और जिसको ये नहीं पता कि वित्त आयोग 41% की बात कर रहा है, उसको सीरियसली अभी तैयारी में कुछ कमी है, क्योंकि वित्त आयोग मेंस में
22 पूछा है, 22 से 23 का मेंस है, 23 वाले प्रीलिम्स से पूछा है, 24 वाले प्रीलिम्स से पूछा है, और अब दोबारा। तो ऐसे में ये इसका मतलब आप पीवाईक्यू को बिल्कुल ही नहीं देख रहे हो, तभी संभव है। हालांकि जो लोग क्लास में होंगे उनको ध्यान होगा, अब मैं कंफर्म्ड हूं कि अरविंद पंगड़िया इसी फिगर के साथ आने वाले हैं। मैंने क्लास में प्रोजेक्शन भी दिया था कि आई विल बी 0, क्योंकि दक्षिण भारत जिस हिसाब से नाराज हो रहा है कास्ट सेंसस और इसको लेके, इसको एक ही जहां ठीक किया सकता है कि भैया हम आपको 45% दे रहे हैं इस बार डीपीटी। और ये जिसने क्वेश्चन बनाया है, यही शायद क्वेश्चन बनाने वाले की काबिलियत भी है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता होती है, लेकिन आप चाहते हो कि इसको सिंपल रखते हैं। देखें तो कितना उसको ध्यान है, जानकारी है। क्योंकि आप हाँ इसी में अगर कुछ पूछते अरविंद पंगड़िया कौन या कुछ और 16 फाइनेंस कमीशन का क्या, तो एक बार को फिर भी माना जाता कि हाँ थोड़ा, इसको तो बहुत ही आसान कर दिया आपने क्वेश्चन। इसको बल्कि मैं कहूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, जिस हिसाब से ऑप्शंस दिए गए। तो आई होप बात स्पष्ट रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपके मेंस के पहले तक आ जाएगी, ज्यादा संभावना है। पंगड़िया इज ऑन इट। तो हो सकता है कि आपको मेंस में, और वैसे भी ना पूछे तो जिस हिसाब से पीटी में उन्होंने पंचायती राज को पूछा है, और अरविंद पंगड़िया पहले भी बोल चुके हैं कि हमारी प्राथमिकता पंचायती राज होगी, तो उसमें कहीं कोई ताजुब नहीं है कि वो उस पर आपको मेंस में कुछ दिख जाए। क्योंकि पंचायती राज को अगर हमें बेहतर करना है इंडिया में, और शहरी निकायों को बेहतर करना है, तो अब वित्त आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि राज्य वित्त आयोग का गठन ना होने की वजह से जो है शहरी निकायों को पैसा नहीं मिल रहा। तो एक ही तरीका बचता है कि हम बाईपास से वित्त आयोग से पैसा दिलवाएं। तो आप जानते हो वित्त आयोग पोस्ट डिवोल्यूशन पैसा भी देता है कि हाँ इन क्षेत्रों में पैसा दिया जा सकता है। तो ये उसके टर्म्स एंड रेफरेंस भी रहे हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस पर सवाल बन सकता है आगे भी। तो मैं इस क्वेश्चन को इजी मान रहा हूँ, इजी था कि जो है क्या इसके डायमेंशंस हैं। अब ये क्वेश्चन भी जरा देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मैटर करता है कि आप कैसे चीजों को देख रहे हैं। आईबीआरडी आप जानते हो, आईबीआरडी बना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, जब पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, जो आगे चल के वर्ल्ड बैंक बोलते हो। आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। 1961 में आईडीए बन गया, इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। अब ये जो है आईबीआरडी उन देशों को लोन देता है, मैंने क्लासेस में बोला, जो रीपे कर सकते हैं, जबकि आईडीए उन देशों को लोन देता है जो रीपे नहीं कर सकते, अभी फिलहाल रिपे नहीं कर सकते। और आईडीए ने लंबे समय के लिए लोन देता है। ऐसे 74 देश है इनको। आप लो इनकम, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक में क्लासिफिकेशन है ना, लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और अपर क्लास। सो जो लो इनकम वाले 74 देश हैं उनको आईबीआरडी लोन नहीं देता, उनको आईडीए लोन देता है, और वो भी लंबे समय के लिए दिए जाते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि आईबीआरडी के बारे में निम्नलिखित विचार करिए। ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है, गारंटी भी देता है ऋणों की। तो हाँ ये बात सही है। ये गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। अब ये अपने आप में स्टेटमेंट अजीब सा नहीं है? गरीबी को हटाने के लिए सिर्फ वर्ल्ड बैंक तो है नहीं, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स में से है। आईबीआरडी का ऑब्जेक्टिव में क्या है? पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है 2 चीजें, 2030 तक एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समाप्त करना और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, साझा संपत्ति को बढ़ाना और संपूर्ण गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समाप्त करना। ये वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य है। लेकिन सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं है, बहुत सारे और संस्थान भी इसमें काम करते हैं। तो अकेले ही वर्ल्ड आईबीआरडी काम कर रहा नहीं, आईबीआरडी भी है, आईडीए भी है, आईएफसी भी है, मीगा भी है, आईसीएसआईडी भी है। ये पांचों जो संस्थान है गरीबी के लिए हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूरा ही। तो सिर्फ आईबीआरडी तो काम कर नहीं रहा। और जरा स्टेटमेंट देखिए, अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसीलिए मैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। हो सकता है आपको आईबीआरडी का ये स्टेटमेंट ना समझ में आए कि हाँ भाई, क्योंकि एक्चुअली बनाया तो इसलिए था कि यूरोप को पूरा बनाए, रिस्टैब्लिश करना, रीबिल्ड करना है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अभी नहीं भी तो बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने, ईश्वर करे आप इसी बार हो जाए, इसके बाद भी हो सकता है इंप्रूवमेंट के लिए। और दुनिया में हमेशा कहीं भी जब आप शांत होते हो तो आपको कहीं एक लिंक मिल रहा होता है।
मैं एक बात कहता हूं, शायद अभी आपको बात अजीब सी लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बनाने वाले ने पहले आंसर सोचा है, उसके बाद क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन में ही आंसर है कहीं। ये आपकी ब्रेन मैपिंग है, आप उसको कितना पढ़ पाते हो। मैं जब क्वेश्चन बना तो पहले पहले आंसर सोचा है दिमाग में, तब क्वेश्चन बनाया है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो जब तक मैं जानबूझ के उसको बहुत क्लिष्ट नहीं करूंगा, तब तक हमेशा आपके पास एक लूप होल रहेगा कि हाँ इसमें ये चीज है। और इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, लाइंस पढ़िए, सही वाले पे जरा ध्यान दिया कीजिए, है ना। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना कि हाँ क्या। तो अगर हम देखें तो ये गरीबी को कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि पांचों ही संस्थान इसलिए बने हैं। वर्ल्ड बैंक समूह में 5 संस्थान है, पांचों ही इसका, और इसके अलावा और भी समूह हैं जो काम करते हैं ये। तो अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो जाहिर सी बात है कौन कौन सा सही है फिर, जो है 1 और 3। ठीक, बात क्लियर हो रही है। लेकिन हाँ, आपको पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि आईबीआरडी क्या है, आई आई जो है कैसे आईडीए काम करता है, मीगा कैसे काम करता है, आईएफसी कैसे काम करता है, और आईसीएसआईडी कैसे काम कर सकता है। मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि अजय बांगा जो है अभी जो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं, वो इंडिया में आए भी थे, ब्रह्मोस वाला डील करके गए हैं, यूपी को बड़ा तारीफ किया उन्होंने, इशारा भी कर गए कि शायद इंडिया आईसीएसआईडी ज्वाइन कर सकता है। इंडिया भी आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, तो वो एक इशारा है कि शायद हम आईसीएसआईडी पे रीनिगोशिएट करेंगे। तो वो भी शायद रीजन है कि क्यों दिमाग में आया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो करंट अफेयर को उठाते हैं और उसकी बिल्कुल मूलभूत चीज पे, जो एक अलर्ट जागरूक व्यक्ति को पता होना चाहिए, वहां तक जाते हैं। ये उनका स्टाइल है, उनका वही तरीका है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ध्यान से देख रहे हो। तो ये जो है बात रही कि हाँ, तो अगर हम देखें तो आंसर समझ क्या होगा इसका फिर, केवल 1 और 3, दूसरा नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको डिफिकल्ट मानूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट मानूंगा। हालांकि ज्यादातर लोग झटके में इसको सही कर गए होंगे हो सकता है, लेकिन ये इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट इसमें, क्योंकि देखिए आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब तो आप रूटीन क्लासेस में पढ़ ही रहे हो कि आरटीजीएस क्या होता है। आप जानते हो जब एनईएफटी शुरू किया गया, मैंने आपको क्लासेस में बताया भी था, एनईएफटी शुरू हुआ 1995 के आसपास, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए हमें कोर बैंकिंग की जरूरत थी। फिर आईएफसी कोड आया, इंटरनेशनल, जिसको आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, 11 डिजिट का एक कोड बनाते हो, और वहां से फिर एनईएफटी ट्रांसफर हुए। पर एनईएफटी में समय लगता था, डिले था। पहले तो वर्किंग डेज पे ही होता था, फिर उसके बाद डिले है आधे घंटे का, एनपीसीआई बनाया गया। तो ये हुआ कि इमीडिएट पेमेंट को भी कुछ प्रमोशन दिया जाए, तो वहां आरटीजीएस आया। आरटीजीएस, जिसको आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, उसको आप आरटीजीएस बोलते हो। आरटीजीएस कितने अमाउंट तक हो सकता है? 10 लाख रुपए तक, 2 लाख से 10 लाख। और उसके बाद हम आईएमपीएस लेके आए 2 लाख तक, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो 2 लाख तक आईएमपीएस होता है, 2 से 10 तक आरटीजीएस होता है। ये इमीडिएट पेमेंट्स होते हैं, तुरंत हो जाता है, आप कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम नहीं। आप 24/7 आरटीजीएस कर सकते हो, 24/7 आईएमपीएस कर सकते हो। एनईएफटी भी अब 24/7 हो गया, पहले वर्किंग डेज पे था। और इन सबको सुनिश्चित करता है एनपीसीआई। क्लियरिंग ऑटोमेटिक हो गई, जिसको नैक बोलते हैं, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ये सब रूटीन चीजें हैं जो हम क्लास में देख रहे होते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि एनईएफटी में समय लगता है। ये बात सही है, आरटीजीएस इमीडिएट होता है, जबकि एनईएफटी में समय लगता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। अब यहां पर इस शब्द को कुछ लोगों ने हल्के में ले लिया होगा। आवक लेन देन बोलते हैं जब दूसरे देशों से ट्रांसफर हो रहा होता है, अक्रॉस द बाउंड्री ट्रांसफर होता है, उसको हम इनवर्ड ट्रांसफर बोलते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब होता है अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो अक्रॉस द बॉर्डर जब हम आरटीजीएस, मान लीजिए मुझे, मेरा कोई दोस्त सिंगापुर से पैसा भेज रहा है, तो वो हमारे लिए इनवर्ड ट्रांजेक्शन हुआ, इनवर्ड ट्रांजेक्शन हुआ, उस पर कोई भी फीस चार्ज नहीं लगाया जाता।
इनवर्ड ट्रांजैक्शंस पे कोई भी चार्ज नहीं लगाते, तो उस लिहाज से आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, ये गलत हो गया। ना तो आरटीजीएस में ऐसा कुछ है, ना एनईएफटी में ऐसा कुछ है, ठीक। और आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। आरटीजीएस भी टाइम बाउंड नहीं है। तो अगर हम ऐसा देखें तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा फिर हुआ, जो है आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि आरटीजीएस भी आपका राउंड द क्लॉक है, 24/7 है। तो आपका स्टेटमेंट हुआ ए। अब इसमें मुझे लगता है कुछ लोग अगर इस सब पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो हो सकता है तब पकड़ ले गए हों, तो इसमें हो पर इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन मानूंगा। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट इसलिए मानूंगा क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा होता तो शायद आपको ध्यान ना जाता इस तरफ कि हाँ इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है। तो जो है पर हाँ, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और वो जो यूपीआई वाली क्वेश्चन, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड था, ये करंट अफेयर्स था, क्योंकि इसको लेके न्यूज आई थी कि इनवर्ड ट्रांजैक्शन हम क्यों कर रहे हैं। इससे उसका रीजन ये है कि जितना आप आरटीजीएस पे इनवर्ड ट्रांजैक्शन अगर पेमेंट नहीं चार्ज करते हो तो आपके पास जो है फॉरेन करेंसीज बढ़ती हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा, फॉरेन करेंसीज बढ़ेंगी, जो आपको एक बेहतर पोजीशनिंग देती है। इसलिए हम मतलब आरबीआई का ये है कि हम इस पे जो है चार्ज नहीं लेते, आवक इनवर्ड ट्रांजैक्शंस पे कोई चार्ज नहीं लिया था आरटीजीएस में। आई होप बात स्पष्ट हो रही। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इसको कहूंगा कि ये फुल टॉस बॉल थी, मतलब फुल टॉस का बाउंसर बॉल थी। इसको या तो आपको आता था तो नहीं आता था। अब इसमें यह था कि सिंगापुर सबको याद रहा ही होगा, सिंगापुर तो बहुत बातें हुई थी यूपीआई ट्रांसफर का। यूएई में तो बताने की जरूरत नहीं, यूएई तो लगता है मुझे कि पड़ोस का मोहल्ला हो गया जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन, और हम लोग प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं। आप कभी जाओ दिल्ली में कई जगहों पे तो आपको बाकायदा दुसानबे का एडवर्टीजमेंट मिल जाता है। यूएई में हमारा यूपीआई काम करता है, सिंगापुर में काम करता है, बांग्लादेश में अभी शुरू किया हमने, बांग्लादेश में भी हमने शुरू किया है, और यूरोप में शुरू किया है, स्पेशली फ्रांस में। अब मैं अपनी बात कहूं कि जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे लिए गेस करना इसलिए आसान कि जर्मनी में इंटरनेट बड़ा महंगा है, तो जहां इंटरनेट महंगा होगा वहां वैसे भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कम होता है। जर्मनी में डिजिटल ट्रांजेक्शन कम होता है रिलेटिवली, इंटरनेट के महंगे होने की वजह से। जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, फ्रांस है। अब ये क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा कि आपके ऊपर था, गेस कर पाए नहीं कर पाते। इतना था कि हाँ जैसे यूएई, सिंगापुर और बांग्लादेश, ये तीन, बांग्लादेश न्यूज में था, बांग्लादेश में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश में लिमिटेड ट्रांजेक्शन में शुरू किया है, ये न्यूज में था जी। नहीं, बांग्लादेश न्यूज में है। अभी बांग्लादेश में हमने लिमिटेड ट्रांजेक्शन शुरू किया यूपीआई। भूटान में है, नेपाल में है, वो सब में तो है ही, वो तो अपना पड़ोस का मोहल्ला है जहां भी, पर बांग्लादेश में हमने यूपीआई ट्रांजेक्शन शुरू किया, तो वो न्यूज में था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये न्यूज बेस्ड था। और ये क्वेश्चन को मैं मान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं होता एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर मुझे थोड़ा सा डाउट होता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता, हर क्वेश्चन करने के लिए भी नहीं होता। मैंने पहले भी कहा, जब 45 में सिलेक्शन हो रहा हो 50 क्वेश्चन पे, वहां पे भी जानना बहुत जरूरी कि कौन से क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्योर फैक्ट था, इसमें बिल्कुल फैक्चुअल था, करंट अफेयर था ये। बांग्लादेश से हमने ट्रांजैक्शन शुरू किया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बांग्लादेश से यूपीआई ट्रांजैक्शन है। सिंगापुर से तो हम सभी जानते हैं, काफी चर्चित रहा है सिंगापुर यूपीआई, और जो है यूएई है ही है। तो यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश, केवल 4, जर्मनी से नहीं है। हालांकि हम पूरे यूरोप में क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन पे लगातार निगोशिएट कर रहे हैं, और आप जान रहे हो कि एफटीए के बाद इसकी में और संभावनाएं बढ़ेंगी, तो हम क्यूआर बेस्ड ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, जितना क्विक ट्रांजेक्शन होगा, हम एक अल्टरनेट दे पाएंगे स्विफ्ट को। स्विफ्ट जो ट्रांजेक्शन मेथड है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, उसके एक विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया है क्योंकि अगले 10 साल के लिए हम रोड मैप बना रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। लास्ट ईयर आरबीआई के फाउंडेशन डे पर प्राइम मिनिस्टर ने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया है कि आप अगले 10 साल में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का रोड मैप बनाइए। उसमें एक, क्योंकि यूपीआई एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी रही है इंडिया की, तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम जिनसे हमारा एक सीमा तक ट्रेड हो रहा है, उन देशों से हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर पाए। पर
मेरा अपना जो एनालिसिस कहता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट मानूंगा क्योंकि ये करंट अफेयर था और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, डेवलपमेंट आया था, कहीं आपको बैंक कहता है, विज्ञापन तक दिखे थे। तो जो है ये क्वेश्चन आपका इजी था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये क्वेश्चन इजी था, कहीं दो मत नहीं है। ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी था। यहां पर इलिमिनेशन ने इसको इजी बना दिया था, इस क्वेश्चन को इलिमिनेशन ने इजी बना दिया था। यहां पर मैं इसको कहूंगा इजी क्वेश्चन था, ये कंसेप्चुअल बेस्ड था, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ये। यहां पर इलिमिनेशन इसको इजी बनाता है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, कुछ को नहीं पता होगा, कुछ को पता रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मैं इसको नहीं कह रहा कि हाँ बहुत इजी। ये क्वेश्चन रिलेटिवली मॉडरेट लेवल में कहूंगा, क्योंकि करेंसी वाले को लेकर कंफ्यूजन बन सकता है। ये क्वेश्चन इजी था, तो तब भी आप देखो 15 में से 10 क्वेश्चन आपके इजी हैं, एंड नॉट अ बैड डील। अगर 10-11 क्वेश्चन आपके ऐसे यहाँ सही थे, लगभग इतना ही अगर आपने वहाँ गेन कर लिया होता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वाले में, लगभग इतना ही मेरे ख्याल से हिस्ट्री में भी जा रहा होगा। जो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको एक बात स्पष्ट हो जाए कि ये एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी, जितना पता है वो पूरा पूरा ठोस पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी जितने ठीक से आप पढ़े रहेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर करिए। जो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो तैयारी में, वो ये कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर करें और देखें, उन क्वेश्चंस को भी देखें जहां आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तब देखिए कि कोई लीड मिल रही है क्या कहीं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि अच्छा हाँ, क्वेश्चंस में भी कई बार इशारे होते हैं, इन चीजों को देखा जा सकता है। तो वो जो है, और जो भी पढ़े ध्यान से पढ़ें, टाइम लगाएं, रिटेन करें। तो ओवरऑल मेरा जो अनुमान है, हर साल की तरह इस साल भी वही हुआ, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में भी, अब तो मजाक के तौर पे कहने लगा कि हमेशा ऐसा होता है क्लास में इकोनॉमिक्स सबसे बोरिंग होता है, एग्जामिनेशन वाले दिन सबसे अच्छा लगता है कि इसने बचाया भाई। और ये हमेशा होता रहेगा। उसके दो कारण हैं, एक तो एक बार कंसेप्ट समझ होने के बाद इससे आसान विषय कोई है नहीं, इससे व्यवहारिक विषय कोई नहीं। और दूसरा, जानबूझ के भी क्वेश्चंस को बहुत ट्रिकी नहीं करता है। जैसे अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन से तुलना करें तो उतना ट्रिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल लिटरेसी वैसे ही कम है, तो शायद उनकी भी व्यवस्था होती होगी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या ट्विस्टेड क्वेश्चन ना बनाए। ट्विस्टेड क्वेश्चन में सिर्फ एक को कहूंगा, वो है आरबीआई का प्रॉफिट। उसको मैं ट्विस्टेड क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन था जो थोड़ा आप कह सकते हो कि हाँ लेवल पे था, बाकी सारे क्वेश्चंस लेस और मोर इर्द गिर्द ही थे। तो आई होप आपको इस डिस्कशन से फायदा मिला और आप समझ पाए कि हाँ, जिन जिन लोगों का 80 से ऊपर बन रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना शुरू करिए, आंसर्स लिखिए। टेस्ट सीरीज वगैरह का आप वहाँ तो समझ ही रहे हो, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आंसर्स लिखें। और मैं फिर कह रहा हूँ, इवन जो लोग अगले बार के लिए भी प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऐसे लोग सुन रहे होते हैं, लिखना सबसे अच्छा तरीका होता है। लिखना मतलब अपने आप को समझाना होता है दरअसल। इसलिए कोई भी चीज जितना आप लिख के रिवाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। बेसिक कंसेप्ट पे काम करिए, और अब देख रहे हो सब विषय में फिर मेरा आंकड़ा वही है, 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से हैं, 37 क्वेश्चन पूरे पेपर को मिला के जो एनसीईआरटी से हैं, और 42-43 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। 5 क्वेश्चन की मारामारी है टेक्निकली देखा जाए तो, एनसीईआरटी ठीक से करने के बाद। आप उसको लाइटली लेते हो, वो गलती ना करें। इधर उधर बहुत भागने के बजाय जो पढ़े उसको कंसेप्चुअली क्लियर करें, और वो तभी होगा जब छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर करें, जो भी स्रोत आप यूज कर रहे हैं, 10 वर्ष के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, न सिर्फ यूपीएससी के, इवन स्टेट्स के भी किए जा सकते हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। तो आई होप आप इस डिस्कशन से लाभान्वित हुए। थैंक यू।